Good morning, students. Today I will discuss the seventh chapter of history, weavers, iron smelters, and factory owners. In this chapter, I will discuss Indian textile in the world market, what tells us history, Indian textile in European market. Clear, students? This chapter, weavers, iron smelters, and factory owners, tells us the story of the craftsmen and industries of India during British rule by focusing on two industries, namely textile industries and iron and स्टील इंडस्ट्रीज. इस चैप्टर में बेटा हम बेसिकली आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज और कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में हम रीड करेंगे, स्टडी करेंगे कि ब्रिटिश पीरियड में किस तरह से ये क्या इम्पैक्ट इन इंडस्ट्रीज पर हुआ और क्या रिजल्ट्स आए. पहले कैसी थी, आफ्टर ब्रिटिश रूल ये कैसी हो गई. ओके स्टूडेंट्स, बोथ दीज इंडस्ट्रीज, आयरन and steel and cotton and textile, were crucial for industrial revolution in the modern world. Mechanized production of cotton textile made Britain the foremost industrial nation in the 19th century. And when its iron and the steel industry started growing from the 1850, Britain became to be known as the workshop of the world. जैसे ये ग्रोथ होने लगी इन दोनों इंडस्ट्रीज में, कॉटन में और आयरन एंड स्टील में, जब कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था उस टाइम, जब ये दोनों इंडस्ट्रीज आयरन एंड स्टील एंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से ब्रिटेन इतना पावरफुल हो गया कि उसको वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल मिल गया. गॉट इट एवरीवन? कि इनका क्या इम्पैक्ट रहा, कैसे ये फ्लोरिश हुई, क्या हुआ इनके साथ. नाउ इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट. अराउंड 1750, बिफोर द ब्रिटिश कॉन्कर्ड बंगाल, इंडिया was by far the world's largest producer of cotton textile. Indian textile had long been renowned both by their fine quality and exquisite craftsmanship. बहुत फेमस था बेटा इंडिया का कॉटन. फ्रॉम द 16th century, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज बिगेन बाइंग इंडियन टेक्सटाइल फॉर सेल इन यूरोप. हमारी टेक्सटाइल वो खरीदती थी, हमारी कॉटन वो खरीदते थे यूरोप में सेल करने के लिए. व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? From the 16th century, European trading companies began buying Indian textile for sale in Europe. Memories of this flourished trade and the craftsmanship of the Indian weavers is preserved in many words, still current in English and other language. It is interesting to trace the origin of such word. बहुत सारे वर्ड से हमको ये हिस्ट्री पता लग सकती है कि कैसे फ्लोरिश हो रही थी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री. वर्ल्ड टेल्स अस हिस्ट्री. वो वर्ड ही हमको, जो भी वर्ड्स यूज हो रहे थे वो वर्ड्स ही हमको हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के फ्लोरिश होने की हिस्ट्री हमको बताते हैं. कौन कौन से वर्ड थे बेटा? मुसेलिन, कैलिको, चिंच, बंधना, ये सारे वर्ड्स उस समय भी यूज आ रहे थे. कैसे इनके नाम पड़े, कैसे ये वर्ड्स यूज होने लगे, इनकी हिस्ट्री में अभी आपको डिस्कस करती हूं बेटा. यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट recounted the fine cotton cloth from India carried by Arab merchant in Mosul in present day Iraq. So they began referring to all fine woven textile as muslin. जितनी भी फाइन टेक्सटाइल है उसको मुसलिन कहते थे, क्योंकि ये जो हमारी जो कॉटन थी वो वहां खरीदी जाती थी और उसको मुसलिन वर्ड उन्होंने दिया था कि ये मुसलिन है. अब जितना अच्छा
अच्छी थी, इसीलिए सारे वर्ड जो भी यूज होते थे अच्छे क्लोथ के लिए वो मुसेलिन, ये नाम कॉटन, इंडियन कॉटन से सारे फाइनेस्ट क्लॉथ्स को मिला था. A word that acquired wide currency when the Portuguese first came to India in search of spice. They landed in Calicut on the Kerala coast in southwest India. The cotton textile which they took back to Europe along with the spices came to be called calico. बेटा पुर्तगीज आए, अपने साथ स्पाइसेस ले गए, और कहां से ले गए? हमारे केरला के कैलिको बीच से, वहां से लेकर के गए, कैलिकट से कैलिको. एंड सब्सिक्वेंटली कैलिको बिकम द जनरल नेम फॉर ऑल कॉटन टेक्सटाइल. और यहां से कैलिकट से कैलिको नेम, फिर कॉटन टेक्सटाइल को मिला, इंडियन कॉटन टेक्सटाइल को, और सारे ही कॉटन टेक्सटाइल को ये नाम उन्होंने दे दिया, दैट इज कैलिको, जो कि कहां से मिला? कैलिकट से मिला. देयर आर मेनी अदर वर्ड्स विच पॉइंट टू बी पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन वेस्टर्न मार्केट्स. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, बंधना है, चिन्स है, जिन्हें कि हम अब आगे देखते हैं बेटा. इन द ऑर्डर दैट ईयर वॉज ऑफ 58900 pieces of clothes borrowing through the order book. एक ऑर्डर बुक से इतने सारे पीसेस कॉटन के ऑर्डर किए थे बेटा ब्रिटिशर्स ने. वैरायटी, बहुत सारे पीसेस, छोटे छोटे कॉटन के टुकड़े इन्होंने ऑर्डर किए थे. एंड दीज वर नोन एज देयर कॉमन नेम इन यूरोपियन ट्रेड एज गुड पीसेस. और इनको अच्छे पीसेस का नाम दिया, अच्छे गुड पीसेस. और पूरा जो कॉटन का बल्क था, जो भी फाइनेस्ट था, उसको गुड पीसेस के नाम से, नाम था गुड पीसेस क्योंकि अच्छे हुआ करते थे, लेकिन अब उसका नाम ही गुड पीसेस पड़ गया. गॉट इट? हाउ द वर्ड मुसेलिन केम, हाउ द वर्ड कैलिको केम, एंड नेक्स्ट इज गुड पीसेस. The names of the different variety of cotton in the book amongst the pieces ordered in bulk were printed cotton cloth called chintz. और printed cotton cloth का नाम चिंत पड़ा. कोसास, बंधना. It is derived from the Hindi word chint, a cloth with small and colorful flowery design. चिंत हिंदी वर्ड है बेटा, जिसका मीनिंग है कि एक क्लॉथ जिसमें अच्छे फ्लावरी प्रिंट हो. क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां से वर्ड्स के नाम जो थे हमारे इंडिया से निकलने लगे, क्योंकि इतना पॉपुलर था इंडियन क्लॉथ वहां पर. गॉट इट? और इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से सारे ही क्लॉथ का नाम इंडियन टेक्सटाइल के नाम पर पड़ने लगा. गॉट इट? सारे ही टेक्सटाइल्स इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स के नाम से जाने लगे. फ्रॉम द 1680 there started a craze for printed Indian cotton textile in England and Europe, mainly for their execute floral design, fine texture and relative cheapness. Rich people of England, including the Queen herself, wore cotton of Indian fabric. इतनी पॉपुलैरिटी हो गई क्योंकि एक तो कॉस्ट कम थी, अच्छा था, प्रिंट अच्छे थे, क्वालिटी अच्छी थी, कि वहां की क्वीन भी इसको यूज करने लगी. Similarly, the word bandhana now refer to any brightly colored and printed scarf for the neck or head. बंधना वर्ड बेटा आज भी हम वी आर यूजिंग स्टूडेंट्स. बंदेज, बंधना, बांध के जो प्रिंट किया जाता है दैट इज बंदेज. और उसी का नाम बंधना था जो वहां पर यूज होने लगा और जिसको कि लोग यूज करने लगे स्कार्फ में बांधने के लिए, नेक के लिए. क्लियर? द वर्ड राइट फ्रॉम द वर्ड bandhana and refer to a variety of brightly colored cloth
प्रोड्यूसिंग थ्रू ए मेथड ऑफ टाइंग एंड डाइंग। जैसे मैं आपको बता रही टाई डाई, हम बांध के, बंधेज जिसको कह रहे हैं, पहले बांधते हैं फिर उसको डाई करते हैं, दैट इज बंधना। There are other clothes in order book that were noted by their place of origin। और बहुत सारे ऐसे क्लोथ वर्ड्स थे उस बुक में, जो एक ऑर्डर बुक हमने देखी है उस टाइम की, कि जो वर्ड हमको कहाँ से मिल रहे, जहां से उनका ओरिजिन हुआ है, जहां से वो जाने लगे हैं, जहां वो उनका प्रोडक्शन होता था, वो पूरे वर्ल्ड में उसी जगह के नाम से फेमस हो गए। काशिम बाजार, पटना, कैलकाटा, उड़ीसा, छारपुर। The widespread use of such words shows how popular Indian textile had become in different part of world। इन सब से हमें बेटा जो भी अभी मैंने आपको वर्ड बताया उनसे पता था कि ये वर्ड हिस्ट्री हमको बता रही कि कितनी पॉपुलर थी हमारी टेक्सटाइल उस समय। नाउ इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट। यूरोपियन मार्केट में इंडियन टेक्सटाइल का क्या हाल था, क्या हुआ उसके जाने से। By the early 18th century, worried by the popularity of Indian textile, wool, silk market in England began protesting against the import of Indian cotton textile. In 1720, the British government enacted a legislation banning the use of printed cotton textile in England, interestingly. The act was known as Calico Act। बेटा इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए कि ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि भाई यूरोप में यही चलेगा तो हमें कौन पूछेगा, बैन कर दो। कैलिको एक्ट पास हुआ और इंडियन की जो भी ये इंपोर्ट कर रहे थे उसको अभी बैन कर दिया, सेलिंग बैन कर दी। At this time, textile industries has just begun to develop the England, unable to compete with Indian textile। अभी इनके पास कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं था इंडियन टेक्सटाइल का। English producer wanted a secure market within the country by preventing the entry of Indian textile। The first to grow under government protection was the calico printing industry। Indian designs were now imitated and printed in England on white muslin और plain unbleached Indian cloth। अब उन्होंने वहां से मंगाना बंद कर दिया, वहां से प्लेन क्लॉथ इंडिया से जाने लगा, उस पर वो खुद प्रिंट करके अपने डिजाइन्स बना करके सेल करने लगे कि भाई प्रॉफिट का पार्ट हमें मिले ना कि इंडिया को जाए। Competition with Indian textile also led to a search for technological innovation in England। और नए नए इनोवेशन करने लगे। सेम टाइम स्पिनिंग जेली जॉन कैले ने इन्वेंट किया। वाई ही इन्वेंटेड कि जो भी एक फाइनेस्ट क्वालिटी का थ्रेड उनको मिल सके जो कि इंडियन टेक्सटाइल से, इंडियन कॉटन से कंपटीशन कर सके। इंडियन टेक्सटाइल continued to dominate world's trade till the end of 18th century। और 18th century तक हमारी इंडियन टेक्सटाइल ने, इंडियन कॉटन ने, इंडियन सिल्क ने, इंडियन वूल ने पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा रखा था। एवरीवन वांट्स दीज टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, द डच, द फ्रेंच एंड द इंग्लिश मेड enormous profit out of this flourishing trade। These companies purchased cotton and silk textile in India by importing silver। और सिल्वर हमें दे करके हमारी ये सारी टेक्सटाइल ले जाते थे और वहां बेच करके बहुत अच्छा प्रॉफिट ये अर्न कर रहे थे। When the English East India Company gained political power in Bengal, this is no longer had to be import precious metal to buy Indian goods। अब जब 18th सेंचुरी में बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हो गया तो उन्होंने बंद कर दिया सिल्वर दे करके इंडियन टेक्सटाइल्स को परचेज करना। अब क्या किया उन्होंने हमारे ऊपर काफी सारे टैक्स इंपोज कर दिए और उन टैक्स के इंपोज होने से व्हाट हैपेंड, जो रेवेन्यू आया उसी से वो परचेज करने लगे और उसी से वो भेजने लगे। Got it everyone? Through these taxes,
और यहाँ से हम डाउनफॉल की सिचुएशन में आते गए, क्योंकि अभी तक तो हमें सिल्वर मिल रहा था, सिल्वर मिलना भी बंद हो गया। अब इंडियन जो टेक्सटाइल था उसको फ्लोरिश होने का मौका मिला ही नहीं। Got it everyone? Today I will discuss only these points. In my next lecture we will complete the other part of the chapter. Weavers, iron and the factory smelter. Today we have completed Indian textile in the world market. Words tells us history. Indian textile in European market. Okay everyone, have a nice day.